हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधि का संचालन और निर्देशन मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। हमारे मस्तिष्क की संचार व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित व सुचारू होती है कि हम गहरी नींद में भी सो रहे होते हैं, तब भी हमारा संचार तंत्र कार्यरत और सक्रिय रहता है। हमारे मस्तिष्क का वजन 1380 ग्राम तथा आयतन 1400 घन सेंटीमीटर है। यह खोपड़ी रूपी अभेद किले की रहता है। इसमें 30,000 से अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये कोशिकाएं कलात्मकता से एक दूसरे में गुथी रहती है। हमारा मस्तिष्क मूलतः 2 भागों में विभाजित है। इन दोनों भागों को क्रमशः दाएं व बाएं गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध कोशिका तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर से संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होता है। हमारे शरीर के बाएं भाग की क्रियाओं का संचालन जहां मस्तिष्क का दायां गोलार्ध करता है, वहीं दायां भाग का संचालन बायां गोलार्ध करता है। इसके अतिरिक्त बायां भाग जहां बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने, क्रमानुसार सोचने और अमूर्तीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, वहीं बायां भाग देखने, कलाओं जैसे चित्रकारी, मूर्तिकला, ड्रामा, पेंटिंग्स, संगीत, नृत्य व साहित्य के लिए उत्तरदायी होता है। यह आम धारणा है कि जब जीभ से स्वाद, कान से श्रवण तथा उंगलियों से स्पर्श की अनुभूति करते हैं, लेकिन मस्तिष्क पर किए गए अनुसंधानों द्वारा यह बात सामने आई है कि ये अंग तो केवल सूचना संकलन का कार्य करते हैं, जबकि कर्ता धर्ता तो मस्तिष्क ही है। यह सोचना कि उम्र के साथ मस्तिष्क भी बूढ़ा होता है गलत है। जन्म लेने पर हमारे मस्तिष्क को नन्ही नन्ही कोशिकाएं मिलती है, जो सारी जिंदगी इतनी ही रहती है। बीच बीच में अगर कुछ कोशिकाएं खत्म भी हो जाती है तो उसकी कमी से मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुढ़ापे में हमारी मस्तिष्क की क्षमता अगर कम होती है तो इसका मुख्य कारण हमारी लापरवाही होती है। हम अपने मस्तिष्क की देखभाल उचित ढंग से नहीं करते, इसलिए यह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। मज़े की बात तो यह है कि हम बुढ़ापे में भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। वास्तव में हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति का मुख्य आधार हमारा मस्तिष्क ही है। इससे पहले हम अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता, कार्य पद्धति की जानकारी प्राप्त करके इसकी शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। स्नायु मंडल से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना, विचार, तर्क एवं स्मरण शक्ति का संचालन स्नायु मंडल द्वारा ही संपन्न होता है। आइए स्नायु मंडल को समझते हैं। स्नायु मंडल को ठीक प्रकार से समझने के लिए हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, केंद्रीय स्नायु मंडल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, स्वयं संचालित स्नायु मंडल, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तीसरा, संयोजक स्नायु मंडल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय स्नायु मंडल, यह मंडल सिर के नीचे तथा रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन इसी मंडल के द्वारा किया जाता है। इस मंडल के मुख्य
दो अवयव है। पहला मेरुरज्जु, दूसरा मस्तिष्क। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर स्नायु का जो पुंज पाया जाता है उसे मेरुरज्जु कहा जाता है। यह मस्तिष्क का संबंध शरीर के अन्य भागों से स्थापित करता है। स्नायुओं का मुख्य कार्य शरीर की पेशियों को चलाना है। वैसे ही जैसे कठपुतली के नाच में तमाशा दिखाने वाला डोरियों के माध्यम से कठपुतलियों को नचाता है, हमारे शरीर का मुख्य स्नायु सामान्य रस्सी की तरह मोटा होता है और फिर इसकी शाखाएं पतली होती चली जाती है, यहाँ तक कि वे बहुत बारीक सूत के समान पतली हो जाती है। ये सब स्नायु तार की तरह ठोस होते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है। स्नायु एक जाल की तरह हमारे शरीर में फैले हुए हैं। स्नायु मंडल के दो भाग होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक स्नायुओं से हम अपनी सुविधानुसार काम ले सकते हैं, जैसे चलने फिरने या कोई चीज़ उठाकर रखने की क्रिया, जबकि अनैच्छिक स्नायुओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। ये अनैच्छिक स्नायु शरीर की भीतरी क्रियाओं का संपादन करते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, आंतों का कंपन आदि। हम प्रयास करके भी इन क्रियाओं में कोई दखल नहीं दे सकते हैं। आइए मस्तिष्क को समझते हैं। मनुष्य की सभी चेतन व्यवहार मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। वास्तव में मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाने का अधिकार मस्तिष्क को है। शरीर में इसका स्थान मेरुरज्जु के ऊपर और खोपड़ी के नीचे होती है। इसकी बनावट जटिल होती है। इसकी बनावट और कार्यप्रणाली का समुचित ज्ञान पाने के लिए हम निम्न चित्र का अध्ययन करते हैं। चित्र द्वारा आप समझ गए होंगे कि मस्तिष्क मुख्य रूप से 6 भागों में बटा है। अब हम प्रत्येक भाग की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। सुषुम्ना शीर्षक, मेडुला ऑब्लांगेटा। सुषुम्ना के ऊपरी भाग को सुषुम्ना शीर्षक कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे पहला अंग है। यह 1 इंच लंबा होता है। इसमें कई न्यूरॉन्स होते हैं। इसके द्वारा मुख्य रूप से 2 कार्य संपादित होते हैं। पहला, सुषुम्ना को मस्तिष्क के उच्च केंद्रों से मिलाता है। दूसरे शब्दों में, सुषुम्ना से मस्तिष्क में जाने वाला तंत्रिका आवेग, नर्वस इम्पल्स, पहले सुषुम्ना शीर्षक में जाता है और फिर सुषुम्ना शीर्षक उसे मस्तिष्क के दूसरे भाग में भेज देता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य कुछ शारीरिक कार्यों का संचालन करता है। उदाहरण के तौर पर श्वास की गति, हृदय की धड़कन और रक्त संचार का संचालन और नियंत्रण सुषुम्ना शीर्षक के द्वारा होता है। इस प्रकार से यह प्राण रक्षा संबंधी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। आइए सेतु को समझते हैं। यह सुषुम्ना शीर्षक के ठीक ऊपर होता है। इसमें बहुत से तंतु पाए जाते हैं। सामान्य अर्थ में इसे पुल भी कहते हैं। जिस प्रकार पुल 2 किनारों को मिलाता है, उसी प्रकार सेतु भी लघु मस्तिष्क के 2 खंडों को मिलाता है। साथ ही यह लघु मस्तिष्क एवं प्रमस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से मिलाता है। शरीर तथा वातावरण के बीच
सामंजस्य बनाए रखने में यह भाग सहायता पहुंचाता है। लघु मस्तिष्क सेरिबेलम, यह सिर के पिछले भाग में प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के बीच में एकीकरण कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, जैसे सिर, गर्दन, हाथ, पैर आदि की क्रियाओं में एकीकरण। भोजन करते समय यदि दांत और जीभ की गति में सहयोग ना हो तो हमारा भोजन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह भाग गति की क्रियाओं में से समन्वय स्थापित करता है। शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी लघु मस्तिष्क सहायता पहुंचाता है। यदि इसे सिर से बाहर निकाल दिया जाए तो आदमी खड़ा होते ही लड़खड़ा कर गिर जाएगा। आइए थैलेमस को समझते हैं। थैलेमस का स्थान प्रमस्तिष्क के नीचे लघु मस्तिष्क के बगल में रहता है। इसमें अनेक कोष केंद्र तथा विशिष्ट तंत्रिका संबंध पाए जाते हैं। मस्तिष्क में पाए जाने वाले सभी तंत्रिका आवेग को थैलेमस के जटिल तंत्रिका संबंधों नर्वस कनेक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान इंद्रियों से जाने वाले तंत्रिका आवेश को प्रमस्तिष्क के केंद्र विशेष में पहुंचाना है। लघु थैलेमस, यह थैलेमस क्षेत्र के नीचे तथा सेतु के ऊपर पाया जाता है। इसे संवेग का केंद्र भी माना गया है। क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या आदि विभिन्न संवेगों के नियंत्रण और संचालन में हाइपोथैलेमस की भूमिका मुख्य है। आइए वृहद मस्तिष्क को समझते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा भाग है। इसकी आकृति अखरोट की तरह उबड़ खाबड़ होती है। यह दो भागों में बटा होता है। इसके दाएं भाग को दायां गोलार्ध तथा बाएं भाग को बायां गोलार्ध कहते हैं। बायां गोलार्ध हमारे शरीर के बाएं हिस्से की सभी चेतन और अचेतन क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण करता है। यही बायां गोलार्ध शरीर के दाएं हिस्से की सभी क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त हमारी सभी चेतन क्रियाओं और विभिन्न मानसिक अनुभवों का नियंत्रण वृहद मस्तिष्क द्वारा ही होता है। उदाहरण के तौर पर देखना, सोचना, विचारना, तर्क करना, कल्पना करना आदि सभी मानसिक क्रियाएं इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। स्वसंचालित स्नायु मंडल, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसे स्वतंत्र नाड़ी मंडल भी कहा जाता है। केंद्रीय एवं संयोजक नाड़ी मंडलों की अपेक्षा यह मंडल अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस मंडल की क्रियाओं को हम अपनी इच्छाओं के द्वारा नहीं रोक सकते। यह निरंतर गति से अपना कार्य करता है। साथ ही शरीर की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। पाचन क्रिया, रक्त संचार, हृदय गति, यकृत गति आदि शारीरिक क्रियाएं इसी मंडल द्वारा संचालित होती है। वास्तव में शरीर को जीवित रखने का श्रेय इसी मंडल को है। आइए संयोजक स्नायु मंडल को समझते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह स्नायु मंडल एक संदेश वाहक के समान है। जिस प्रकार संदेश वाहक का कार्य एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, उसी प्रकार यह स्नायु मंडल के प्राप्त संदेशों को केंद्रीय स्नायु मंडल तक पहुंचाता है। इस स्नायु मंडल की अनुपस्थिति में केंद्रीय स्नायु मंडल कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि
ऐसी स्थिति में ना तो वह वातावरण से कोई भी संदेश प्राप्त कर सकेगा और ना ही शरीर को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए आदेश दे सकेगा।